and welcome to the Mixed Martial Arts Federation India podcast. मैं हूं आपका होस्ट ताजदार खान और आज मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि फाइटर्स हैं, एथलीट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से ये आए हैं और इन्होंने नेशनल एमएमए चैंपियनशिप 2022, 2023 और आने वाली चैंपियनशिप 2024 का ये हिस्सा होने वाले हैं और उसके विनर्स भी हैं। तो आज के जो हमारे एक और फाइटर हैं उनको हम वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम रेहान हैदर रिजवी। हाय रेहान, हाउ आर यू? आई एम गुड। बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसे रहे आप? ऑल गुड सर। रेहान, पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो और कैसे आपकी जर्नी रही, बॉम्बे कैसे आना हुआ? Like I've been basically born and brought up in Mumbai only, but my native, मेरा जो native है that is उत्तर प्रदेश, from a small town like Basti. बस्ती से। और वहाँ से my dad came here और हम लोग यहीं पे हैं तब से, and I was an IT graduate. Oh, lovely. But I didn't find something exciting there, so I went in that. और फिर मैंने खुद को लाइक बोलते ना टटोलना चालू किया, देखा खुद को, जरा सा मेजर आउट किया चीज़ों में। सो आई वाज गुड इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। फिर फिटनेस इंडस्ट्री में आया, मैं ट्रेनर बन गया, चीज़ें चलती रहीं। बट फिर उसके बाद आई डिडंट फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग। सडनली अ डे मेरा फोकस पूरा खींचा है एक फाइट ने, जो कॉनर मैकग्रेगर और होजे अल्डो की फाइट थी, जिसमें कॉनर मैकग्रेगर 13 सेकंड्स में नॉक करते हैं उन्हें। ओह माय गॉड। सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा मेस्मराइज कर गई और उसने मुझे इंस्पायर किया कि लाइक हाँ ये भी कुछ है। उसके पहले मुझे स्पोर्ट का नाम भी उतने अच्छे से नहीं मालूम था। लोग बात करते भी होंगे तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। आई वॉज वेरी मच, आज जो लोगों का थिंकिंग है कि बॉक्सिंग लोगों को एमएमए एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं भी उसको बॉक्सिंग जैसा ही स्पोर्ट समझता था। फिर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। फिर मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना चालू किया मैंने इन एक्सट्रीम 9 कॉम्बैट। सो वहाँ पे ट्रेन करते करते आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ एथलीट्स। बट वही होता है इंडिया में, एथलीट्स को अगर स्पोर्ट को एज अ करियर लेना है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए फाइनेंस। चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में जाए, आज कोई भी स्पोर्ट, अगर मनी स्पेनिंग भी स्पोर्ट है, उसमें आपको पहले बहुत पैसे डालने हैं, फिर आप पैसे निकाल। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। या इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जाओगे, आपके लिए कोई खड़ा रहेगा, अचानक से आपको स्पेशल बना देगा, तो नहीं होने वाला। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपना पूरा फोकस इन्वेस्ट करना है, योर एनर्जी, योर हार्ट, एवरीथिंग इनटू इट। अगर आप थोड़ी सी भी कमी छोड़ोगे तो जो आप आउटकम चाह रहे हो वो कभी नहीं आने वाला है। एंड फिर जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई स्टिल केप्ट वर्किंग एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड आई वेंट इनटू अ जिम। इट वाज अ सेलिब्रिटी जिम। या एंड सो यू हैव ट्रेन्ड विद सम सेलिब्रिटीज। किसी के साथ आपने? आई हैव ट्रेन्ड मोना चक्रवर्ती, आई हैव ट्रेन्ड आर्य बब्बर। ओह नाइस। या that's why जब मेरे को बेल्ट देने आए थे प्रतीक बब्बर, so I said I've trained your brother. Oh nice. That was a conversation I had with him. So Pratik Babbar, by the way, let me tell you guys, he is the brand ambassador of Mixed Martial Arts Federation India, and we love you, Pratik. So उसके बाद I kept working and right now I have a gym in Mumbai with the name Pitbull MMA. Wonderful. तो मतलब IT graduate से आकर फिर उसमें दिल नहीं लगा, then फिटनेस इंडस्ट्री में जिम में काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर एक फाइट जो आपने देखी कॉनर मैकग्रेगर की, वहाँ से आपका जो पूरा आउटलुक है ज़िंदगी की तरफ, जो नज़रिया है, पूरा चेंज हुआ कि नहीं, मुझे इसमें ही अपना जो है पूरी तरह से हार्ट एंड सोल डालना है। और रिजल्ट हमारे सामने है। एंड नाउ यू हैव a gym under your name, under the Pitbull name, so we congratulate you for that. चलें, वो तो ये बात हो गई। और ट्रेनिंग के बारे में आप कुछ बताएं, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन, जैसे आप क्या कैसे करते हैं? क्या कुछ खास तकनीकी, कुछ स्पेशल टेक्निक्स दैट यू यूज और स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव? मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पार करना पसंद है उस वक्त जब मैं कैंप में हूँ। नो मैटर इफ मैं इंजर्ड हूँ या क्या हूँ, वो अच्छा नहीं है एज अ फाइटर अवॉइड करना। लाइक मैं इंजर्ड था मेरे इस नेशनल चैंपियनशिप में आने के पहले भी, बट मैं उतना ज़्यादा अपने इंजरी को एज अ सेटबैक नहीं देखता। बट तो वो इंजरी आपको फाइटिंग के दौरान हुई या ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ट्रेनिंग के दौरान हल्की फुल्की इंजरी थी एंकल के पास, थोड़ा स्प्रेन वगैरह, वो तो चलता रहता सी। कोई भी फाइटर 100% फिट नहीं आता। बिल्कुल। बात ये होती है कि कौन उस दिन कम इंजर्ड आ रहा है। अच्छा। इंजरी हर फाइटर को हर कैंप में होती ही होती है। यू डोंट नो आप कब थके हो, कब एक स्ट्राइक गलत चले जा रहा है आपका, और कब टाइमिंग में सॉरी आपके स्पारिंग पार्टनर से। लाइक मेरे साथ हुआ था, मेरा शिन क्लैश हो गया था, मेरे पार्टनर का नी मेरे शिन में लग गया था। अरे बाप रे बाप। सो दैट वाज अ बिट टेरिबल थिंग। सो उसके वजह से जरा
ट्रेनिंग स्लो हुई बट ट्रेनिंग रोकी नहीं मैंने। थोड़ी वो सेंसिटिव हो गया, हाँ सेंसिटिव हो गई। सो अगर स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है, सो आई स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन माई ग्रैपलिंग दैट टाइम, क्योंकि फिर आपको प्लान भी हर बार रख के ही चलना है। आप अगर आप फाइट में भी जा रहे हो तो आपको अडेप्टेशन होनी चाहिए। अडेप्टेशन आपका की है इस स्पोर्ट में। अगर आपको नहीं आता अडेप्ट करने तो आप फिर सरवाइव नहीं कर सकते हो। खुद की तैयारी के साथ साथ ये भी देखना कि अपोनेंट कितना तैयार है और वो उसका क्या मूव है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। अपोनेंट की तैयारी आपको केज में ही दिखने वाली है, वो आप उसके लिए पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं आ सकते। और हर कोई इतना एक्टिव नहीं होता है ऑन सोशल मीडिया कि वो अपनी ट्रेनिंग शेयर कर रहा है आपसे। लाइक मैं भी ज्यादातर जब ट्रेन कर रहा होता हूँ, आई ट्राई टू लाइक कीप हाइड इट and keep it as a surprise for my opponent, like under four walls, बस under four walls it should be a bomber कि जब उसको आपका स्ट्रैटेजी अचानक से खुले तो वो हैरान हो जाए। लाइक मेरे नेशनल के फाइनल्स में my opponent was shocked when I took him down, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, I secured my win with an RNC। yes तो वही मैं बता दूं सबको कि लास्ट जो आप फाइट जीते थे 2023 में नेशनल MMA चैंपियनशिप, जो ये चैंपियनशिप हमारे सामने है, तो जैसे आपने कहा कि प्लान बी, जैसे प्लान ए में आपका थोड़ा अगर नी इंजर्ड है तो आपका जो ग्रैपलिंग है वो भी आपकी एक स्पेशलिटी है, तो अपने फाइटर को आपने रेयर नेकेड चोक देकर हराया। तो was it the plan B or was it the original plan? like strategy क्या रही थी उस फाइट की? नहीं, प्लान तो एक्चुअली ग्राउंड एंड पाउंड का था एंड आई वाज ऑन हिज बैक एंड आई वाज ट्राइंग टू मूव टू अ माउंट, बट मेरे कॉर्नर पे अनस ने अचानक से मुझे आवाज दी कि रेहान वो बैक दे रहा है, रुक जा। सो कॉर्नर मैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल is an important role. It's a very important role. It's your coach and the corner that like they can, if you listen to them you can win a fight even if you're not winning it. You need to have that will and you need to like keep your brain with them and just go in like a robot as a body. You're a bot and you're being controlled by them. Basically remote उनके हाथ में है और जो है फिजिकल जो एट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, फिजिकल जो कनेक्शन हो रहा है वो आपको यहाँ पर करना है। तो दिमाग से वो लोग हैं और फिजिकल बॉडी ली आप है। तो वो जो स्ट्रैटेजी आपने यूज की, ग्रैपलिंग की अपनी और रेयर नेकेड चोक किया, तो वो क्या था? वो अचानक बैक वहां पे मिल गए। मैंने देखा कि मेरा पहले मैंने हुक्स नहीं है, लाइक हम करते हैं कि लेग से हुक करते हैं अपने अपोनेंट को, मैंने पहले वो नहीं किया था। इनिशियल प्लान तो आपने कहा कि जैसे प्लान ए जो था वो ग्राउंड एंड पाउंड, मैं फिगर 4 कर रहा था ग्राउंड एंड पाउंड करने के लिए, बट फिर मेरे को दिखा कि उसने मेरे को कंप्लीट बैक दे दिए। तो मैंने उसकी बॉडी को फ्लैट किया हुक करके, मैंने उसके नेक को खींचा तो उसने टैप कर दिया तुरंत। ओके, तो वहां पर आपको एक ओपनिंग मिल गई। सो यू नीड टू अडैप्ट a lot, very much and very fast मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ पूछते हैं। मेंटली कैसे आप प्रिपेयर करते हैं? जैसे आपने कहा कि इंजरी भी थी आपको, प्लान ए प्लान बी थोड़ा बहुत सोच के भी चलना पड़ता है, अपना दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी रखना पड़ता है कॉर्नर मैन और कोच के पास, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ पूछते हैं। मेंटली कैसे आप प्रिपेयर करते हैं? जैसे आपने कहा कि इंजरी भी थी आपको, प्लान ए प्लान बी थोड़ा बहुत सोच के भी चलना पड़ता है, अपना दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी रखना पड़ता है कॉर्नर मैन और कोच के पास, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेंटालिटी आपकी बहुत ज़्यादा आपके गेम को अफेक्ट करेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप फोकस नहीं कर पाओगे गेम पे। कितना सोचते हैं आप एक फाइट के बारे में, फाइट से पहले? मैं यूजुअली तो नहीं सोचता। मैंने एक बार सोचा था, दैट वाज नेपाल, Okay. And I lost that fight. I was thinking a lot about that fight कि ये फाइट है, इंटरनेशनल फाइट है। अब मैंने अपने खुद के दिमाग में एक हाइप क्रिएट कर ली थी फाइट के लिए, तो वो एक हाइप ट्रेन डिरेल हो गई मेरी। वो एक मार्क है मेरे करियर का। Too much of load in your mind. Too much of load and एक गलती मैंने वहां पे की थी कि मैं नेपाल पहुंच के थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया कि अब तो पहुंच गया, अब जीत जाएंगे। अच्छा। So till the time you don't get into the cage and you don't get the desired outcome, आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा बहुत केओस चलते रहना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने बारे में, you should always be on your feet, thinking on your feet। हाँ, रेस्टलेस होना बहुत जरूरी है। You should be biting your nails till the time you get into the cage। केज में जाने के बाद it's your field, you should be very relaxed। अंदर जाने के बाद आपको नहीं सोचना है और ज्यादा से ज्यादा दिमाग अपने आप पे फोकस में रखो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला तो अपना सरप्राइज लेके ही आ रहा है आपके लिए। बिल्कुल, जैसे उसने उसके लिए भी तैयार रहना है, वो तो आपको तैयार होने, आप ट्रेन उसी लिए करते हो डेली। आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्पार करोगे, आप उतना ज्यादा कहा जाता ना, आप अपनी एक्स को जितना शार्प करोगे, आप उतना ज्यादा पेस कट डाउन कट करते हो। सो वही आप अपने आप को स्किल्स को शार्प करते रहो, स्पार के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। और
दिमाग में लोड मत लो इस चीज का कि आप एक बोलते हैं ना, हमारे यूपी में कहा जाता है हवा बनाना कि आप हवा बना दिया उसने, आपने उसकी हवा बना दी कि अब ये फाइट तो बहुत बड़ी है आपके लिए, तो आप उसको ऐसे ही पहले मेंटली हार गए हो तो फिर आप अंदर जाके खेल ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। वही ब्रूस ली की एक बहुत अच्छी कोट मुझे याद आई कि इफ यू टेक टू मच टाइम थिंकिंग फॉर अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। तो वही आपने बताया कि नेपाल में आपके साथ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आपने बताया कि आपने गैप लिया, उसके बारे में 1 साल का ब्रेक लिया मैंने एंड आई केप्ट वर्किंग ऑन माय फ्लॉस। मैंने फिर CFC के साथ स्टार्ट किया ट्रेनिंग मेरा। तो दैट ब्रेक दैट यू टुक, वाज दैट द आउटकम ऑफ द लॉस? मेंटली इट अफेक्टेड यू अ लॉट? अफेक्ट करता है एक्चुअली। आप अगर कुछ सोच के जा रहे हो और वो नहीं मिल रहा है, फिर मैं इस बार नेशनल में गया, मैं कोई डिजायर नहीं लेके गया था, मैं बस परफॉर्म करने गया था। मेरे को वो चीज वहां समझ में आई कि आप परफॉर्मर हो, आप केज में जाके परफॉर्म करते हो और जीतता वो जो उस दिन बेटर परफॉर्म करता है। सो दैट्स योर स्टेज। और वहां पे अगर आपको परफॉर्म करना है, आपको अपनी तैयारी वैसी रखनी है और अंदर जाके टेंशन मत लो। आपने अगर अच्छे से ट्रेन किया है तो आप अच्छा आउटकम लेके जाओगे। एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कहना है either you win or you learn, you never lose। अगर आप हार भी रहे हो तो आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ। अगर आपका अपोनेंट कुछ बेटर था तो आपको वो सोचना है कि आपका अपोनेंट किस चीज में आपसे बेटर था, ना कि आप वहां पे बैठ जाओ और सोचते रहो अरे मैं तो हार गया। वो आप नहीं कर सकते हो। बट वही चीज आपने इतना जो ब्रेक लिया और फिर उसके बाद जो डिजायर्ड आउटकम आपको मिला एज अ फेदरवेट चैंपियनशिप 2023, आई थिंक वो खुशी तो कुछ अलग ही होगी। I'm grateful for that, and I'll just thanks my God, and everything is just because my Lord has helped me a lot। तो वो दौरान जो आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आपने बताया, तो ट्रेनिंग उस दौरान कितनी ज़रूरी होती है और आप मेंटली कितना स्टेबल रहे उस हार के बाद, निकलने के बाद, कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन अपकमिंग थिंग्स, आगे जो आ रहा है? मैंने सोचा था कि लाइक मैं तुरंत फॉरेन फाइट में नहीं जाऊंगा, बिकॉज चीज़ों में मैं खुद भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना होता है। सो 100% स्ट्रेस होता है, उस वजह से मैं स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था इस गेम पे। सो आई टुक सम टाइम ब्रेक लिया और मैंने जब ट्रेनिंग चालू की तो मैं सिर्फ सीखने वाले हिसाब में कर रहा था। मैं कोई टारगेट नहीं पकड़ रहा था कि मेरे को आज ये चैंपियनशिप जीतनी है, अब ये मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट तो जीतना ही है। मैं खुद के नजरों में जब तक रेडी नहीं हो रहा था कि आई एम रेडी फॉर अ फाइट, मैं फाइट नहीं करने वाला था। तो आपने कहीं अपना पार्टिसिपेशन का अनाउंस भी नहीं किया? नहीं, जब तक लगे कि नहीं भाई अब रेडी हूँ, इतना टाइम ले लिया है और अब लेकिन मैंने 2022 नेशनल चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर भी किया, बट मैं आया नहीं। आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट कि मैं फिर जीतूंगा नेपाल की फाइट के बाद। उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर कर दिया था। But your comeback is always stronger than your setback, bro. Obviously, it should be. And we wish you all the best. तो थोड़ी जो एडवाइस है आप, क्योंकि इतने सालों से आप फिटनेस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और आपके खुद के जिम भी हैं अभी और आप खुद चैंपियन भी हैं, तो एडवाइस हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग MMA को अभी बहुत लोग अवेयर नहीं हैं उसके बारे में, तो जो अवेयरनेस आप करना चाहते हैं, आपके यूपी में भी आपने कहा कि बस्ती छोटा सा गाँव है, तो वहाँ पर तो पता नहीं इतनी अवेयरनेस होगी क्या नहीं, बट मुंबई, महाराष्ट्र, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत है। तो थोड़ा जो बच्चे, यंग बच्चे हैं, एक तो क्या उम्र होनी चाहिए ये सब ट्रेनिंग शुरुआत करने की? पहले वो बताएं। इट्स नेवर लेट। आई स्टार्टेड एट 22। अगर आप जितने यंग एज पे स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज़ जब आप जितने यंग होते हो आप उतना जल्दी चीज़ों को अडैप्ट करते हो। फॉर किड्स इट्स गुड। अंडर 16, अंडर 14 कितना? Like it's minimum 8-9 I think. 8-9 से शुरुआत कर देनी चाहिए। It's better. Okay. There are people who are training their kids since they were 4-5. Oh wow. That's amazing. So that's good. तो इतने एज में शुरुआत कर देनी चाहिए. It's never too late. As you said, you started at the age of 22. So और I would say कि keep sparring, keep learning. आप सीखते रहो और आप अपने कोच की एडवाइस सुनते रहो. आप कभी भी खुद से अपने दिमाग में अपने कोच मत बन जाओ कि हमेशा अगर आपको लग भी रहा आप सही जा रहे हो, एक बार आप बोलते ना, एक फॉर बेटर चेक आप अपने कोच से चीजें डिस्कस करो। कुछ भी आप अनाउंस करने से पहले कि मैं ये फाइट करूंगा, मैं वो फाइट करूंगा, जब तक आपका कोच आपको एक्चुअली रेडी नहीं बोलेगा, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी पिक्चर देखता है किसी भी फाइटर से। बिल्कुल। फाइटर एक जीतता है, कोच उस पर पूरी आगे एक लेगेसी देखता है। बिल्कुल। किसी के भी आप अच्छे बड़े फाइटर्स को अगर आप जैसे खबीब को देखें, हिज फादर वाज हिज कोच एंड उसके फादर का वो विजन था कि दैट आज खबीब की लेगेसी इस्लाम चला रहा है, बिकॉज हिज फादर हैड दैट विजन इन हिज आई के हाँ कि अगर खबीब ने किया है इस्लाम भी कर सकता है, उन लोगों का फोकस था। बिल्कुल।
सो अगर आप अपने कोच पे सबसे पहले बात भरोसा करना सीखना होगा आपको, और खुद की ट्रेनिंग को हमेशा आप इवैल्यूएट करते रहो डेली, आपने क्या किया क्या नहीं किया, और अपने फ्लॉस को ज्यादा ढूंढो। एक माइंडसेट के बारे में मैंने सुना था कि लाइक पीपल, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो बहुत कुछ एफर्ट डाल रहे हैं पर वो खुद को ये कहते हैं कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, और दूसरे ये होते हैं कि जो थोड़ा सा एफर्ट डाल के आज मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो अब पहला वाला जो मैंने डिस्कस किया ना, उस तरीके में अगर आप रहोगे तो आप जो भी अचीव करना चाहोगे कर लोगे, बिकॉज आप मॉडेस्ट रहोगे खुद के साथ, आप खुद को एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं होगा ना, अब मैंने तो आज बहुत ट्रेन कर लिया। आप हमेशा अपनी चीजों में कमी ढूंढो, बट खुद पे भरोसा भी रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ओके, कुछ एक पर्सनल सवाल आपका, जैसे खबीब का तो आपने बताया कि खबीब के बारे में बताया, फिर आपने कॉनर के बारे में बताया कि हिज फाइट एक्चुअली चेंज योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। अपार्ट फ्रॉम खबीब एंड कॉनर, हु इज योर फेवरेट MMA प्लेयर? John Jones. John Jones. Yeah. John Jones के बारे में anything specific that you like about him? He's a complete fighter and there's no fighter who's gonna be as complete as him. Like जो GOAT status होता है ना, greatest of all time. Yes. वो MMA में अगर किसी को मिलेगा तो that is John Jones. लोगों के करियर उतने बड़े नहीं है जितना उसका टाइटल डिफेंस है. Oh, and अडेप्टेबिलिटी मेरे को वहीं से आई। लाइक द लास्ट फाइट जो उनका टाइटल डिफेंस था लाइट हेवीवेट पे, वो डोमिनिक रीस के साथ उनका पहला जो राउंड था वो उनके हाथ से स्लिप हुआ था, बट उन्होंने अडेप्ट किया अपने डिफेंस को और ज्यादा बेटर किया, और वो एक नया गेम प्लान लेके आए। वहां से मेरे को एक्चुअली आप एडवाइस अगर आप मेरे से पूछ रहोगे तो मैं उसमें एक और चीज ऐड करूंगा फॉर न्यू फाइटर्स। यस प्लीज। आप जितनी फाइट्स देख सकते हो अच्छे फाइटर्स की, या फिर जितने भी इवेंट्स आप देख सकते हो, देख के आप ज्यादा अच्छा सीखते हो, बिकॉज आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ता है। बिल्कुल। बी इन द गेम यू नीड टू फर्स्ट see the game, first view the game, then observe the game. Because as much as आप जितना आप देखोगे ना, आप उतना सीखते जाओगे, उतना सीखोगे, उतना परखोगे। हाँ, you should act like a small kid. अब बच्चों को देखो, वो आपको देख देख के चीजें अडेप्ट करते हैं, वो पहले लेटे हैं, फिर वो आप हंसाओगे तो हंसेंगे। वैसे आपको बच्चे जैसा इस चीज, जब भी आप स्पोर्ट में आते हो, MMA में जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट में किसी भी, तो आपको बहुत ज्यादा यू शुड बी लाइक अ किड, यू शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी क्यूरियस। हाँ, क्यूरियस होना है, उत्साहित होना है उस चीज के बारे में। हाँ, और आपको काफी ज्यादा, बोलते हिंदी में कहा जाता है जिज्ञासु होना है, उसको जानने के लिए। तो बढ़िया रहा आपके साथ बात करना रेहान, और ऑल द बेस्ट आपको। एनीथिंग आप अपने अपोनेंट से या 2024 का भी जो नेशनल MMA चैंपियनशिप है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? So for MMA FI 2024, to all the guys who are coming to participate in featherweight, see, I'm the king of featherweights right now, and if you're coming for the featherweight strap, be sure you're very much ready, because I'll be standing in your way, और आप मुझसे आगे जा पाओ ये मैं जल्दी होने नहीं देना चाहता किसी को भी। I want it with a lot of efforts and I won't let it go very easily. That's good. और इनके बारे में मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो अटैक है वो टाइगर जैसा है, और अडेप्टेबिलिटी इनका कमेलियन जैसा है, तो इनसे बच के रहना, क्योंकि अडेप्ट भी कर लेते हैं सामने वाले को जल्दी। तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू रेहान, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर नेशनल MMA चैंपियनशिप।